हैं टीवी चैनल की डिबेट का 8 बजे के कार्यक्रम में। आज तक के किसी भी कार्यक्रम में महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है, शिक्षा पर कोई चर्चा नहीं है, इन पे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती है। गांधी के गुजरात के अंदर दारू पकड़ी जाती है, दारू जो है अवैध शराब बिकती है। जिस गांधी के गुजरात के अंदर शराब बंद है, प्रतिबंध है, उस गांधी के गुजरात के अंदर शराब पीने से 41 लोगों की जान चली गई। राज्य में अगर न्याय मिलने की उम्मीद होती तो शायद हाथरस में जब रातों रात बेटी के सबको पेट्रोल से जला दिया गया तो उस बेटी को इंसाफ मिल चुका होता। आपके राज्य में अगर लोगों को इंसाफ मिल गया होता तो आज आपकी पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो फांसी के फंदे पे झूल गया होता। स्मृति ईरानी को दिखाना चाहता हूं कि आप बेटी का सब जल गया, आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। बेटी के साथ बलात्कार हो गया, आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। लेकिन जब बात आपकी बेटी की आई, आपके दिल में आग लग गई, आपके कलेजे को जलन हो गई। अरे ना, क्योंकि सास भी कभी बहुती का सीरियल नहीं है, ये सदन है, ये सदन है। और सदन में खड़े होकर सुन लीजिए, सदन में खड़े होकर बहस करनी होगी जीएसटी पर, महंगाई पर। और अगर आपकी बेटी के ऊपर आरोप लगे हैं तो आरोपों का जवाब देना होगा। मोहित शर्मा, कल से बीजेपी की तिरंगा यात्रा स्टार्ट हो रही है, तो क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टियों या आरएसएस आज तिरंगा झंडा लहरा रही है। कई सालों तक देश की आजादी के बाद से इन्होंने अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराया और आज पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालकर ये तो यही है ना? नहीं, ये राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद है, ये मुझे आप बताइए। नहीं, ये राष्ट्रवाद है। में क्या है राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद का अर्थ ये है कि देश की 125 करोड़ जनता, 150 करोड़ की आबादी जो है, जो इस देश के अंदर रहती है, उसको पीने योग्य जल मिलना चाहिए, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। इस देश के अंदर जब रात को टेलीविजन शो चलते हैं तो रात को 8 बजे, आज तक आपने कभी शिक्षा के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर कोई कार्यक्रम नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा तो हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान के ऊपर देखा होगा। राष्ट्रवाद से मतलब यह है कि इस देश के अंदर रहने वाले 133 करोड़ जनता, देश की 125 करोड़ की आबादी, 150 करोड़ की आबादी जो कि इस देश की आबादी है, हमें उन सभी के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, चाहे उनका जाति, धर्म, मजहब, उनका रिलीजन कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। इस देश के अंदर सरस्वती की शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए। हमें इस बात पे चर्चा करनी चाहिए। हम इस बात पे चर्चा नहीं करते कि गांधी के गुजरात के अंदर 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन हम उस बात पे चर्चा करते हैं जो शाहरुख खान के बेटे की जेब से भी ड्रग्स मिलता भी नहीं है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन गांधी के देश में जहां पर शराब भी बैन है, वहां पर 21,000 करोड़ का ड्रग्स पाया जाता है, हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं। हम गांधी के देश में जहां गुजरात से 40-41 लोग मर चुके हैं, हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब यही है कि राष्ट्र के अंदर रहने वाले, हम कभी गांव की चर्चा नहीं करते हैं। राष्ट्र का अर्थ क्या है? आज भी हमारे गांव पिछड़े हैं, गांव के अंदर पीने योग्य पानी नहीं है, गांव में शिक्षा नहीं है बेहतर, हमारे देश में बेहतर फ्लाईओवर नहीं है। मोदी जी के राज में, सुन लीजिए, मोदी जी के, पहले मेरी बात को आप सुनिए। मोदी जी के राज में फ्लाईओवर धंस रहे हैं, क्या ये आपको अपनी आंखों से नहीं दिख रहा है? मोदी जी जिन जिन फ्लाईओवरों का उद्घाटन करके आ रहे हैं, सुन लीजिए, प्राकृतिक आपदा है तो इस देश के अंदर और भी फ्लाईओवर हैं। अगर प्राकृतिक आपदा थी तो उस जगह और भी फ्लाईओवर धंसने चाहिए थे। वही फ्लाईओवर क्यों धंसता है जिसका मोदी जी उद्घाटन करके आते हैं? क्योंकि वहां पर ये लोग फ्लाईओवर के नाम पर धांधली करते हैं, उन कंपनियों को ये लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जो कंपनियां अच्छा काम नहीं करती, अच्छा मटेरियल नहीं लगाती हैं और जिसका भुगतान देश की जनता को जान देकर चुकाना पड़ता है। जगह जगह फ्लाईओवर धंस रहे हैं, कोई एक जगह नहीं धंस रहा है, जगह जगह धंस रहे हैं, जगह जगह प्राकृतिक आपदा आई पड़ी है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं है। हम शाम को मुर्गे लड़ाने के लिए टीवी चैनल पे पहुंच जाते हैं। टीवी चैनल की डिबेट का 8 बजे के कार्यक्रम में, आज तक के किसी भी कार्यक्रम में महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है, शिक्षा पर कोई चर्चा नहीं है, इन पे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती है। राष्ट्रवाद का अर्थ यही है कि हम देश में रहने वाले तमाम लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, सभी के ऊपर चर्चा करें। देश के अंदर जो तिरंगे की जो बात कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा की जो आप बात कर रहे हैं, आज आपने देखा होगा सीधे तौर पर जो तिरंगा, जो गांधी का जो देश था, ये गांधी के देश के अंदर तिरंगा जो है वो खादी का लहरता था। खादी के उस तिरंगे को हटा दिया गया है। अब खादी के तिरंगे की जगह जो पॉलिस्टर के तिरंगे ला दिए गए हैं। ये कपड़ा कहां से आ रहा है? चाइना का आ रहा है ये कपड़ा, ठीक है ना। इस 15 अगस्त पे आरएसएस के झंडे इतने आएंगे। मेरी बात आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये झंडे इसलिए बांटे जा रहे हैं ताकि ये झंडे की आड़ में और राष्ट्रवाद की आड़ में जो लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जो इस देश के नौजवान की जो आवश्यकता, बेरोजगारी है, जो नौजवान की आवश्यकता, जो रोजगार है, नौजवान जो रोजगार मांगता है, हम उसको रोजगार मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, इसीलिए हम उसके हाथ में तिरंगा थमा देते हैं कि देश के अंदर अगर कोई तिरंगे का विरोध करे तो हम उसको कहते हैं देशद्रोही आदमी है। तिरंगे का विरोध इस देश में कोई नहीं करता, तिरंगा इस देश का सर्वोच्च सम्मान है। लेकिन आप इस तिरंगे को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जो भारत माँ के वीर सपूतों को और जो भारत देश की भूमि पर चाइना कब्जा करके बैठा है, वहां से तिरंगे का कपड़ा मंगाकर आप जो बंटवा रहे हैं, ये कोई आप देशभक्ति का नहीं, आरएसएस वाले मंगवा रहे हैं, तो ये कोई आप देशभक्ति का काम नहीं कर रहे हैं। चाइना से मंगवाने की क्या जरूरत है? आप देश के लोगों से मंगवाते, देश में बनवाते, देश के लोगों को रोजगार भी मिलता है, व्यापार भी मिलता है, आपको चाइना से मंगवाने की क्या जरूरत है? आखिर भाजपा का चाइना से इतना प्रेम क्यों कि सरदार पटेल की मूर्ति बने तो रॉ मटेरियल चाइना से आए, देश में तिरंगा लहरे तो कपड़ा चाइना से आए? आखिर चाइना से इतना प्रेम क्यों है? क्या इसका मतलब यह है कि चाइना ने जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत देश की जमीन को कैप्चर या कब्जा कर रखा है, उसके पीछे हाथ क्या भारत देश के नेताओं का है? क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत देश के नेताओं ने ही भारत देश की जमीन को गुलाम करवाया है या कैप्चर करवाया है? देश की आज़ादी,
भारत देश के नेता आज भी इतने नीच और निर्लज्ज हैं, बीजेपी के नेता, जो ये कहते हैं कि भारत देश को आज़ादी 90 साल की लीज पर मिली हुई है। ये मैं नहीं कहता, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं है, ये कौन कहता है? इस सवाल का मुझे आप जवाब दीजिए। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि राष्ट्रवाद की, सुन लीजिए, मोदी जी के ना तो आगे कोई है ना पीछे कोई है, तो मोदी जी के आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, इस सवाल का मुझे आप जवाब दे दीजिए। क्या राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह नहीं है एमएलए? ये बता दीजिए। राजनाथ सिंह नेता है, उनका बेटा भी नेता है, क्या नहीं है वो? ये परिवारवाद है? चुनाव नहीं, लड़के चुने जाते हैं। सुन लीजिए, हर एक नेता जो है चुनाव लड़के ही जीता जाता है। राहुल गांधी जो है, ठीक है, सोनिया गांधी के जो बेटा राहुल गांधी है, वो भी चुनाव लड़के ही सदन में पहुंचते हैं। बिना चुनाव लड़े कोई सदन में नहीं पहुंच जाता है। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात आप ये सुन लीजिए, ठीक है ना, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव चुनाव लड़के सदन में पहुंचते हैं। बिना चुनाव लड़े कोई नहीं पहुंचता इस देश के अंदर, ठीक है ना। तो आप जो परिवारवाद की बात करती है, बीजेपी सबसे बड़ा परिवारवाद का एक बड़ा कुटुंब है, ठीक है ना। पंकज सिंह, राजनाथ सिंह को आप देख सकती हैं, कैलाश विजयवर्गीय और उनके बेटे को आप देख सकती हैं, ठीक है ना, अरुण जेटली और उसके बेटे को आप देख सकती हैं। तो सबके बेटे जो हैं वो कहीं ना कहीं भरे हुए हैं। सबसे बड़ा परिवारवाद अमित शाह है। अमित शाह अपने बेटे को जो है जिस तरीके से बीसीसीआई के अंदर चेयरमैन बनाते हैं। अब आप एक बात मुझे बताइए, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर को किस चीज़ की चेयरमैनी देनी चाहिए? पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर भड़काऊ बयान देने वाले, भारतीय जनता पार्टी के अंदर 24 घंटे टीवी डिबेट पर नजर आने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा, जो 24 घंटे डिबेट पे बैठे रहते हैं। 8 बजे मुर्गा लड़ना शुरू होता है। सुन लीजिए 8 बजे मुर्गा लड़ाना शुरू करते हैं और ये मुर्गा जो है ये 24 घंटे लड़ता ही रहता है। 8 बजे से प्रभु की इच्छा तक ये मुर्गा लड़ता है और ये मुर्गा इतना तगड़ा लड़ता है कि पूरे देश का माहौल खराब कर देता है। आज तक संबित पात्रा कभी भी टीवी चैनल की डिबेट पे शिक्षा पे कभी चर्चा करते हुए नजर आए? महंगाई पे कभी चर्चा करी? दूसरी बात ये कि सुन लीजिए, ये संबित पात्रा, सुन लीजिए, ये वही संबित पात्रा हैं, ये वही संबित पात्रा हैं जब देश के अंदर काले 3 कृषि कानून लाए जाते हैं जिसमें हमारे 700 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो जाते हैं, तब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इन कानूनों को लेकर आते हैं तो टीवी चैनल पे बैठ के उन कानूनों के फायदे गिनाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद, जब ये 1 साल के बाद में जब ये कानून वापस लिए जाते हैं, तो उसके बाद में ये इसके वापस ले जाने के फायदे गिनाते हैं। प्रधानमंत्री से हमारा ये सीधा सवाल है, आप 700 किसानों की जान ले गए, उसके बाद आपको ये समझ में आता है? सुन लीजिए, किसानों ने बिल नहीं मांगा, आप उनको बिल ला के दे देते हैं, ठीक है ना। सेना ने कोई बिल नहीं मांगा, आप उनको बिल ला के दे देते हैं। लेकिन नौजवान रोजगार मांग रहे हैं तो आपसे रोजगार नहीं दिया जाता है। इस देश के अंदर लोग चर्चा करना चाहते हैं महंगाई के ऊपर, तो महंगाई पे आप चर्चा करने को तैयार नहीं है। गांधी के गुजरात के अंदर दारू पकड़ी जाती है, दारू जो है अवैध शराब बिकती है। जिस गांधी के गुजरात के अंदर शराब बंद है, प्रतिबंध है, उस गांधी के गुजरात के अंदर शराब पीने से 41 लोगों की जान चली गई। उस गांधी के देश के अंदर रहने वाले लोग चुप और मौन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगर आप भाषण को सुनेंगे ना, 2014 के भाषण को सुनेंगे, तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि वो मुख्यमंत्री आदमी आज के डेट में प्रधानमंत्री बना हुआ है। उनका काम था महंगाई के नाम पर बोलने का, बेरोजगारी पे बोलने का, देश के प्रधानमंत्री को कटाक्ष करने का। लेकिन आज के टाइम पे प्रधानमंत्री गूंगे और बहरे हो चुके हैं। बहरे होने से तात्पर्य यह है कि उनको जनता की महंगाई की गूंज सुनाई नहीं देती है, ठीक है ना। वित्त मंत्री के कहने से देश नहीं चलता, और वित्त मंत्री बीमार हो जाए तो चर्चा नहीं होगी, इससे देश नहीं चलेगा। वित्त मंत्री तो ये भी कहती है मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, लेकिन देश की जनता लहसुन प्याज खाती है, तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी। देश के अंदर हम महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं करते हैं। हम देश के अंदर जब महिला के साथ बलात्कार होता है हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं। हम राष्ट्रवाद की आड़ में इस देश के अंदर की मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं हम उनको भूल चुके हैं। जो हम लोग बात कर रहे थे, नल जल की बात कर रहे थे, आज हम जल तक नहीं पहुंचा पाए हैं। हमारे देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है, बद से बदतर हो गई है कि हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान पे चर्चा के अलावा हमारे पास कोई और विषय नहीं है। हमारे पास लड़ने झगड़ने के अलावा कोई और चांस नहीं बचता है। मोदी जी, कल मोदी जी ने फिर एक बार कहा है कि मैं चाहता हूं सबको न्याय मिले, गरीब से गरीब को न्याय मिले। अगर आपके राज्य में अगर न्याय मिलने की उम्मीद होती तो शायद हाथरस में जब रातों रात बेटी के सबको पेट्रोल से जला दिया गया तो उस बेटी को इंसाफ मिल चुका होता। आपके राज्य में अगर लोगों को इंसाफ मिल गया होता तो आज आपकी पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो फांसी के फंदे पे झूल गया होता। आपकी पार्टी के राज्य में अगर लोगों को इंसाफ मिल रहा होता तो आपके स्टेट का गृह राज्य मंत्री का बेटा आज जेल के अंदर सलाखों के पीछे होता। लेकिन आपकी पार्टी के राज्य में ना तो लोग न्याय की उम्मीद लगाते हैं आपसे, और ना आपसे कोई न्याय की उम्मीद रखता है। क्योंकि अगर न्याय की उम्मीद हम इस देश के अंदर एक तड़ीपार गृह मंत्री से नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। एक देश का गृह मंत्री जो खुद तड़ीपार हो, हम उससे न्याय की उम्मीद हरगिज नहीं लगाते हैं। मोदी जी बीजेपी वाले बोलते हैं तो हमारे लोग सारे चरित्रवान हैं। आपके लोग चरित्रवान हैं, आपके लोग जो है टकला चलाते हैं, वैश्यावृत्ति का धंधा चलाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। मेघालय के अंदर इनकी पार्टी का नेता वैश्यावृत्ति का धंधा चलाता है। इनकी पार्टी के अंदर एक नेता जो है वो एक बेटी के साथ बलात्कार करता है। इनकी पार्टी के अंदर जो नेता है वो असेंबली के अंदर बैठ के पॉर्न वीडियो देखते हैं। आप देख लीजिए कितने चरित्रवान इनके नेता हैं। इनसे अच्छा चरित्र मेरे ख्याल से किसी का नहीं होगा। एक जो इनकी लाइन है ना, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, ठीक है ना, और बेटी पढ़ाओ, वो लाइन जो वो इन पे सूट नहीं करती है। बेटी बचाने की आज आपको अगर जरूरत है तो वो देश की भारतीय जनता पार्टी से है। और स्लिप ऑफ टंग ही हुआ था ना वहां पर, तब उस पर स्मृति ईरानी इतना चढ़ के बोलती है और तांडव करती हैं। तो आज स्मृति ईरानी जी प्रधानमंत्री, ये वीडियो सिर्फ ओनली फॉर प्रधानमंत्री जी की वीडियो, स्मृति ईरानी को दिखाना चाहता हूं कि आप बेटी का सब जल गया, आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। बेटी के साथ बलात्कार हो गया, आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। लेकिन जब बात आपकी बेटी की आई, आपके दिल में आग लग गई,
आपके कलेजे को जलन हो गई? अरे आप उन बेटी के लिए सोच के देखिए, उस माँ के सीने पर क्या बीती होगी जिस माँ के सामने उसकी बेटी की इज्जत और आबरू लुट गई और वो माँ अपनी बार अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख पाई। शर्म आनी चाहिए स्मृति ईरानी को, शर्म, कम से कम आप शर्म करें और महिलाओं के लिए आवाज उठाएं। एक काम बता दीजिए सदन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हुआ हो, बता दीजिए आप मुझे। आपका विकास कितना हुआ है ये समझिए। ये जो आप डायलॉग बोलती है ना स्टॉप हो के, ये हमें पता है आप अच्छी एक्टर थी, ठीक है ना, क्योंकि सास भी कभी बहुती का सीरियल नहीं है, ये सदन है, ये सदन है। और सदन में खड़े होकर सुन लीजिए, सदन में खड़े होकर बहस करनी होगी जीएसटी पर, महंगाई पर, और अगर आपकी बेटी के ऊपर आरोप लगे हैं तो आरोपों का जवाब देना होगा। यहां नहीं तो कोर्ट के अंदर देना पड़ेगा, लेकिन आप जवाब देंगी, क्योंकि जब आप इस देश के अंदर लोगों के ऊपर आरोप लगाती हैं, जब आप सिलेंडर लेकर जंतर मंतर पे बैठती हैं, तो जनता आज आपसे पूछती है कि सिलेंडर का दाम कहां से कहां पहुंच गया, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। तो आपको जवाब देना होगा कि आप कब आ रही हैं ये जंतर मंतर पे। परमिशन नहीं मिल रही क्या आपको? आपकी पार्टी की सरकार है, परमिशन नहीं मिल रही तो आप आइए, परमिशन हम दिलाते हैं। आपको इंतजार कर रहा है पूरा देश, कब आएंगे आप जंतर मंतर पर। क्या मोदी जी की दलाली, मोदी जी की चाटुकारिता और मोदी जी के आगे नतमस्तक होने में आप इतना भी भूल गई कि देश की महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, बेरोजगारी कहां से कहां पहुंच गई, देश के अंदर भुखमरी का क्या आंकड़ा है, देश के अंदर लोग नागरिकता छोड़े जा रहे हैं, किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं, सरहद पे जवान सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप इन पर चर्चा नहीं करते हैं। लोगों के हाथ में झंडे दिखाएंगे, लोगों को कहेंगे 2 करोड़ झंडे फहरेंगे। अरे झंडा इस देश की आन बान शान है, आप उस झंडे को धूमिल कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता होगा तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं। ये बात कर रहे हैं तिरंगे की, इनको ये नहीं पता होगा कि अशोक, सुन लीजिए, आरएसएस के झंडे की जो बात करें ना, आरएसएस वालों से जाकर ये पूछ लीजिएगा कितने सालों तक आपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराया। आप बता रहे हैं तिरंगा झंडा क्या है। तिरंगे झंडे की अहमियत जाके पता करनी है तो उस माँ से पूछिए जिसका बेटा तिरंगे में लिपट कर आता है, ठीक है ना, वो जानता है तिरंगे की अहमियत। ये नेता बताएंगे तिरंगे की है, ये बताएंगे तिरंगे की हैसियत। इस देश के अंदर क्या क्या इतिहास खंगलवाएंगी। इस देश के अंदर तिरंगे को पैरों तले रौंदा गया था, भूल गई आप उस दिन को? है तिरंगे का अपमान किया गया था, भूल गई आप उस दिन को? बताइए। आप भूल सकती हैं लेकिन इस देश के लोग नहीं भूल सकते हैं। इस देश के अंदर, देश की आज़ादी में सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों का विशेष योगदान था। आप उनसे राष्ट्रवाद का प्रमाण नहीं मांगेंगे। राष्ट्रवाद लोगों के दिल में बसता है, लोगों के दिल में इस देश का तिरंगा बसता है। लोग अपनी जान से ज्यादा इस देश के तिरंगे से प्यार करते हैं। इस देश में तिरंगे के लिए एक्ट बनाया गया है, तिरंगे के लिए कुछ चीज़ों को निर्धारित किया गया है। आप जानती हैं शाम के वक्त तिरंगे को लटकाया भी नहीं जाता है, उतार दिया जाता है। दिन में तिरंगा लगाया जाता है सिर्फ इस वजह से कि ये देश जो है वो शांति का प्रतीक है, उजाले का प्रतीक है। तो अंधेरे में तिरंगा झंडा नहीं लगाया जाता है, सुबह के वक्त लगाया जाता है। ये तिरंगे के बारे में जानते नहीं होंगे, ये तिरंगे की बात करें, तिरंगे लहरा रहे हैं। भैया इस देश के अंदर की जो खूबसूरती है वो इस देश के प्रेम, अमन, चैन, शांति और भाईचारे से है। और इस देश के अंदर लड़ाई तो तिरंगे के लिए ही है कि हमारा सर कट जाए, सर झुक जाए, लेकिन तिरंगा नहीं झुकना चाहिए। तो आप उस तिरंगे को चाइना से मंगा के देश के जो जवान शहीद हुए हैं, जिनको चाइना ने गोली मारी है, आप उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, आप उनको शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। और वाकई में आप राष्ट्रभक्त हैं और देशभक्त हैं तो देश के लोगों के लिए करिए, देश की एकता के लिए कुछ करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।